दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। दोस्तों स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे में क्या रहा दिन भर, आज मैं आपको एक एक घटना के बारे में जानकारी देने वाला हूं। साथ ही दोस्तों भारत और चीन सीमा पर ताज़ा अपडेट्स क्या हैं, इस सब के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहली खबर की बात करते हैं, वो जम्मू और कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर में कुलगांव के लकड़ीपोरा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक आतंकी मार गिराया गया है। दोनों ओर से फायरिंग जारी है। बता दें कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। इस दौरान खुद को घिरा देकर आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाना शुरू किया और सुरक्षा बलों ने पहले जवाबी कार्रवाई करने से पहले आतंकियों को समर्पण करने की बात कही, लेकिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाना जारी रखा। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और एक आतंकी को ढेर कर दिया। फिलहाल ऑपरेशन अभी भी जारी है। दोस्तों पे अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है चिकन नेक को लेकर। चीन से तनाव के बाद भारत सरकार ने चिकन नेक कहे जाने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर का काम तेज कर दिया है। जलपाईगुड़ी के पास तीस्ता नदी पर निर्माणाधीन पुल को अगले कुछ महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। तीस्ता नदी पर नए पुल को बनाने की परियोजना भी बनाई जा रही है। वहीं बंगराकोट से गैंगटॉक सिक्किम तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण ने भी रफ्तार पकड़ ली है। तीस्ता नदी पर कोरोनेशन पुल यानी कि सिवोक पुल है, लेकिन 80 साल पुराने इस पुल की हालत जर्जर है, इसलिए भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। ये पुल दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी को जोड़ता है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय तीस्ता नदी पर गजलदोप के पास 1.6 किलोमीटर का नया पुल बनाने की योजना भी तैयार कर रहा है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 का निर्माण तेज कर दिया गया है। 250 किलोमीटर लंबा ये राजमार्ग बगराकोटे से सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक को जोड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ से राजमार्ग बाईं तरफ सिक्किम व दाएं तरफ मुड़कर उत्तर पूर्व के राज्यों और भूटान को जाता है। इसके उत्तर में चीन और दक्षिण में बांग्लादेश की सीमा है। डोकलाम के जरिए कॉरिडोर पर चीन की नजर है। दोस्तों आपको बता दें कि यदि डोकलाम में चीन सड़क बनाने में कामयाब होता तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक तक उसकी पहुंच आसान हो जाएगी। इस कॉरिडोर के बंद होने से भारत का संपर्क पूर्वोत्तर राज्यों से पूरी तरह से कट जाएगा। सामरिक दृष्टि से ये इलाका भारत के लिए बेहद अहम है, इसीलिए सरकार डोकलाम में सड़क निर्माण के सख्त खिलाफ है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो बीएसएफ को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल ने भारत में ड्रोन के जरिए हथियार भेजने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। पुलिस ने कहा कि बीएसएफ द्वारा निशाना बनाए गए ड्रोन से यूएस मेड एक M4 राइफल, 2 मैगजीन, 60 राउंड गोलियां और 7 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को कश्मीर में सक्रिय करने के लिए इस तरीके के हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, ताकि घाटी में हिंसक घटनाएं होती रहे और शांति कानून व्यवस्था को बिगाड़ा जा सके। सीमा चौकी पंसार क्षेत्र में आसमान से एक ड्रोन को मंडराते हुए देखा था। तब बीएसएफ के जवानों ने उस पर 9 गोलियां चलाई और ड्रोन को भारतीय क्षेत्र में 250 मीटर अंदर की ओर मार गिराया। बीएसएफ और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन की जा रही है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो राजनाथ सिंह यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार वैश्विक स्तर पर चीन को अलग थलग करने की कोशिश में लग गई है। सभी देश चीन की कायरता के लिए उसकी आलोचना कर रहे हैं। इस बीच रूस ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मॉस्को में 24 जून को होने वाले विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन चीन के नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। भारत, चीन के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 18 देशों की सेनाएं इस परेड में शामिल होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ के साथ रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी इसमें शामिल होंगे। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो चीन की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि आखिर चीन क्यों नहीं बता रहा है कि उसके कितने सैनिक मारे गए हैं और कितने हताहत हुए हैं। इसके पीछे अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दरअसल भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे गलवान घाटी की झड़प में और चीन को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ था। इसमें चीन के 43 सैनिक भी हताहत हुए। हालांकि अभी तक चीन ने अपने मारे गए सैनिकों के बारे में चुप्पी साध रखी है। इस बीच एक चीनी पत्रकार ने दावा किया कि बीजिंग नहीं चाहता है कि दोनों देशों के लोगों में युद्ध का उन्माद फैले, इसीलिए उसने अपने हताहत सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के चीनी और अंग्रेजी संस्करण के एडिटर इन चीफ ने बताया कि मेरा मानना है कि चीन नहीं चाहता है कि दोनों देशों के लोग अपने देशों के हताहतों की संख्या की तुलना करें और जनता में युद्ध की भावना फैलाएं। ये बीजिंग की तरफ से सद्भावना की पेशकश है। खबरों के मुताबिक चीन के कम से कम 43 सैनिक हताहत हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस बारे में दुनिया को अंधेरे में रखना चाहता है, क्योंकि यदि संख्या जारी होती है तो चीन में पहले से बिगड़े हालात और गंभीर हो सकते हैं। साथ ही ये भारत की सीमा पर कब्जे की नीयत से डटे चीन की सद्भावना की बात कहकर खुद को पीड़ित के रूप में दिखाने की चाल लग रही है। यही वजह है कि चीन की सरकारी मीडिया ने पहले तो कहा कि हम चीन की हताहतों की संख्या नहीं बता सकते हैं और बाद में इस पर चुप्पी साध रखी। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि चीन अगर सैनिकों का उसके कितने सैनिक मारे गए हैं इसको डिस्क्लोज करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी और ज्यादा पनौती होगी। और दूसरी बात सबसे खास कि इससे
दोनों ही देशों के अंदर उसने कहा है कि युद्ध की भावना फैल सकती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि चीन को भी बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय नेवी को लेकर। आपको बता दें कि भारतीय नेवी को अब अंडमान निकोबार में अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि गालवान और एलएसी से ज्यादा जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं वो अंडमान के बारे में चिंतित हैं और वहां पर यानी कि अंडमान में पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी का खतरा बना हुआ है। चीनी नौसैनिक इस क्षेत्र में काफी सक्रिय हो गए हैं और वे यहाँ पर अपना निगरानी तंत्र भी स्थापित करने के चक्कर में हैं, जबकि पनडुब्बी सहित अधिकांश चीनी जहाजों ने भारतीय क्षेत्र के काफी करीब आए हैं, जिनको भारतीय नेवी ने दूर भी भगाया है। चीन भारत के साथ पूरी तरह से संघर्ष नहीं करना चाहता है और वे एलएसी के लिए कुछ ज्यादा प्रयास भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि चीन ने पहले ही समुद्री शक्ति को मजबूत कर लिया है। उसने कई आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रखे हैं, साथ ही उसने अपनी फ्लोटिंग बारूदी सुरंगों को भी बना रखा है जो वास्तव में उसके सैन्य ठिकाने हैं। चीन जैसे देश उन द्वीपों की तलाश में हैं जिन्हें वे रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडमान उनकी नजर में एक ऐसा ही द्वीप है। लेकिन यहाँ पर हमारी जो नौसेना है वो इस क्षमता को समझने में अभी विफल रही है। इस बारे में एक वरिष्ठ नौसैन्य अधिकारी ने भी कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अंडमान भारत की सीमा से काफी दूर है। इसके अलावा वहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है भारत को अपनी नौसेना और सर्विलांसिंग क्षमता को बढ़ाने की। साथ ही नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अंडमान और निकोबार में त्रिसेवा कमान को मिसाइल फ्रिगेट और यहाँ तक कि विध्वंसक सहित कई जहाजों की आवश्यकता है जो निरंतर गश्त कर सकते हैं। इसके अलावा 3 से 4 P-8I लंबी दूरी की निगरानी और टोही विमानों को भी यहाँ पर तैनात किया जाना चाहिए। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत और रूस को लेकर आ रही है। रूस कम से कम समय में भारत को सुखोई 30 MKI और MiG-29 फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। भारत चीन सीमा तनाव को देखकर सरकारी सौदे में भारतीय वायुसेना ने 33 लड़ाकू विमानों जिसमें 12 सुखोई 30 MKI और 21 MiG-29 हैं, उन्हें रूस से तत्काल आवश्यकता के अनुसार मंगवाने की पेशकश की है और अब रूस इसके लिए तैयार हो गया। आपको बता दें कि भारत पहले से MiG-29 के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में वायुसेना की मदद कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला MiG-29 1985 में मिला था। आपको बता दें कि अब जो आधुनिक MiG-29 के लड़ाकू विमानों की लड़ाकू क्षमताओं को काफी बढ़ा दिया गया है, जो कि चौथी पीढ़ी के जेट विमानों के बराबर है। आधुनिकीकरण के बाद MiG-29 रूसी और विदेशी मूल के हथियारों को इंटीग्रेटेड कर सकता है। उसमें उड़ान की गति, ऊंचाई और एक विस्तृत श्रृंखला में हवाई लक्ष्यों पर नजर रखना और गर्मी के विपरीत हवा की वस्तुओं पर नजर रखना आदि कई प्रदर्शन करना शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि जो मॉडिफाइड MiG-29 है उसका जीवन काल यानी कि उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 40 साल तक बढ़ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आर्मी के स्टॉक को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि सेना जो कि वर्तमान में लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ इंगेज हो रखी है, भारतीय सेना ने करीबन 45 प्रमुख वस्तुओं को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के सामने रखा है, जिसमें अलग अलग प्रकार के एम्यूनिशन, वार्म क्लोथिंग यानी कि गर्म कपड़े, मैन लैंडिंग पैराशूट आदि शामिल है। दोस्तों आपको बता दें कि ऑलरेडी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने जुलाई में ये धमकी दी थी कि उसके 80,000 से अधिक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। इसीलिए भारतीय सेना चाहती है कि जल्द से जल्द इन वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि DDP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के दस्तावेज बताते हैं कि इनमें से 20 महत्वपूर्ण वस्तुओं में गोला बारूद है जो कि बाई 10I के नीचे स्तर पर है। इसका मतलब ये है कि वर्तमान स्टॉक अपर्याप्त है, केवल 10 दिनों की पूर्ण स्पेक्ट्रम लड़ाई के लिए है। इन 20 वस्तुओं में से 5 गोला बारूद ऐसे हैं जो सेना को न केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा प्राप्त होते हैं बल्कि आयात के माध्यम से भी मिलते हैं और स्टॉक अभी भी अपडेट नहीं है। सेना ने एक और 21 वस्तुओं की सूची देते हुए कहा है कि सामान्य आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में भारत को इन वस्तुओं में लड़ाकू पोशाक, कोट ECC यानी कि अत्यधिक ठंड की स्थिति के लिए कोट, ग्लेशियर के लिए पोंचोस और कैंप और आपूर्ति छोड़ने वाले उपकरण और मानव पैराशूट आइटम भी शामिल है। इसके अलावा DDP ने 3 आर्टिलरी गन की आपूर्ति की कमी की ओर भी इशारा किया है, जिसके लिए इंडेंट्स पहले रखे गए थे। दोस्तों भारतीय सेना इसलिए चाह रही जल्द से जल्द कि ये सामान पहुंच सके क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है और साथ ही अगर 80,000 कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी तो भारत के लिए समस्या आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे में भारत चाहता है कि जल्द से जल्द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो हड़ताल पर ना जाएं और जल्द से जल्द इस चीज की आपूर्ति करें क्योंकि देश को इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है हथियारों की और इस तरीके की जो जरूरी आइटम्स है उनकी। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।